तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराता हूँ सीटेट एग्ज़ाम 2020 की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न यहाँ पर। तो सभी लोग आंसर करेंगे अपना कमेंट में और मुझे एंड में बताएंगे कि आपने यहाँ से 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए और कितने आपके जो है वो राइट आंसर हुए हैं। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की सेटेट की आपको अनेक वीडियो यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ और क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके आजीविका, सब आपके नियर बाई ऑप्शंस हैं आजीविका के। और सही शब्द कैसे लिखा जाएगा, देखिए सही शब्द लिखा जाता है आपका आजीविका। आजीविका का अर्थ क्या होता है, अपना जीवन यापन करना, ठीक है, जीना। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से सभी का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत तेज़ी के साथ में। और निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखेंगे, फिर आपको देखिए इस प्रकार के आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द शुद्ध हिंदी में पता होना चाहिए, उसको लिखा किस प्रकार से जाता है। तो देखिए सभी प्रकार से यदि बोलने में देखें तो हम तीनों चारों ऑप्शन जो है वो सेम से लगते हैं। प्राकथन लगता है, लेकिन आपका देखिए प्राकथेन, ये थेन है तो बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा जो है प्राकथन होता है, ठीक है। तो ये आपका ये के पे ऊपर एक ही मात्रा लगी, ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला प्राकथन। जी हाँ, बिल्कुल सभी के सही उत्तर हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। साथ में इसको आपको देखिए संधि इसमें एक लग रही है तो आपको संधि भी बतानी है। संधि आपकी जो है संधि 3 प्रकार की संधि होती है हिंदी में। और इस पहले तो आपका शुद्ध वर्तनी शब्द देखते हैं। इसमें देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द हो रहा है आपका चरम प्लस हो रहा है आपका उत्कर्ष। चरम प्लस उत्कर्ष आपका शब्द बन रहा है ये। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, गुण संधि आपकी हो जाएगी इसमें, ठीक है। चरम प्लस उत्कर्ष यानी कि चरमोत्कर्ष। देखिए आ है जो इसमें माँ के अंदर जो आ लगा हुआ है वो ऊ से मिलकर क्या बनाता है, वो ओ बनाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसको क्या कहते हैं। एक शब्द के लिए क्वेश्चन है ये, एक शब्द इसको कैसे लिखते हैं, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या लिख सकते हैं, दुर्वय, दुर्गम, दुर्बोध या फिर दुर्जय। देखिए सभी का आंसर मैं बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले दुर्गम किसे कहते हैं, दुर्गम कहते हैं आपका जहाँ पर जाना कठिन हो, ठीक है, जाना क्या हो, कठिन हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहते हैं दुर्गम। कहते हैं बड़ा दुर्गम इलाका है, वहाँ बड़े पत्थर हैं, वहाँ जाना बहुत कठिन है। दुर्बोध मतलब जिसको जानना कठिन हो, मतलब जिसके बारे में जानना क्या हो, कठिन हो, तो वो कहते हैं दुर्बोध, इसके बारे में जानना कठिन हो। दुर्जय मतलब जिसको जीतना कठिन हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसको जीतना कठिन हो उसको कहते हैं आपका दुर्जय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिसको जो कठिनाई से समझ में आता हो, मतलब इसको जानना कठिन हो, तो क्या हो जाएगा, दुर्बोध। आपका इसमें थर्ड वाला राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो। देखिए किसी की ओर मुँह करना, मुँह किए हुए हो, उसको क्या कहेंगे, अभिमुख, अनमुख, सुमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी की ओर मुँह करना कहलाता है आपका अभिमुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसका विपरीत क्या होता है, किसी की ओर से मुंह फेर लेना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका अनमुख कहलाएगा, किसी की ओर से मुंह फेर लेना, ठीक है। और किसी की ओर मुंह करना वो कहलाता है आपका अभिमुख, ठीक है, अभी मतलब सामने की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, जो किसी भी पक्ष में ना रहे, ना तो वो आपका इस इधर पक्ष में हो और ना वो आपका विपक्ष में हो, ठीक है, मतलब जो चीज़ ना वो दोनों पार्टियों में से किसी भी ओर ना हो, वो बीच में हो, उसको क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसमें ऑप्शन मैंने ऐसे लिखे हैं, देखिए विपक्षी, विपक्षी नहीं कर देना है आपको। निरपेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष उल्टे होते हैं यहाँ पे, इसमें ये नहीं हो सकता है। पक्षहीन ये कोई विशेष शब्द नहीं बनता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करेंगे, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको क्या कहेंगे, एक शब्द में आंसर करेंगे सभी लोग यहाँ पर, अंडज, जरायुज, उद्भिद या फिर पिंडज। तो देखिए जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है सो हम क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे उसको, ठीक है।
जरायुज कहेंगे उसको जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहेंगे? डर के बल को जो चलता हो उसको कहेंगे आपका डगर। ठीक है, डगर कहेंगे जो डर के बल चलता हो। कीट भक्षी किसे कहते हैं? कीट भक्षी कहते हैं, देखिए कीट माने आपका कीड़े मकोड़े और भक्षी माने मतलब खाना उनको। ठीक है, जो कीड़े मकोड़ों को खाता है उसको क्या कहते हैं? कीट भक्षी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरों का सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो दूसरों का सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास श्रुति मधुर, श्री कातर, पर श्री कातर या पर सुख दुखी। देखिए, श्री कातर का मतलब होता है आपका अच्छा होना। ठीक है, दूसरे दुखों को खुशी होना। लेकिन ये क्या है आपका, जो दूसरे के सौभाग्य को दुख का क्या होता है? दुखी होता है, उसको कहते हैं हम पर श्री कातर। नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। पर श्री कातर आपका उसको कहते हैं जो दूसरों के दुख को देखकर क्या होता है? वो दूसरे सौभाग्य को देखकर क्या होता है? सुखी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखने में अच्छा लगे उसको क्या कहेंगे? देखने में जो अच्छा लगे, मोहक, चित्ताकर्षक या फिर मनोहर या फिर प्रियदर्शी। सही आंसर करेंगे यहाँ पर सभी लोग। और बिल्कुल ऑप्शन जो है आपके वो बिल्कुल एक के बराबर में एक दिए गए हैं, स्पष्ट नहीं है कुछ भी, बिल्कुल मतलब एक से दूसरे में से रिलेट कर सकते हैं केवल आपको यहाँ पर। तो देखने में अच्छा लगे इसको क्या कहेंगे? मोहक, चित्ताकर्षक, मनोहर या फिर प्रियदर्शी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रिय मतलब होता है आपका अच्छा। ठीक है, दर्शी मतलब देखने में, जो देखने में अच्छा है क्या कहलाएगा? प्रियदर्शक कहलाएगा। ठीक है, आगे और भी शब्द है आपका। मोहक है, मोहक मतलब मोहने वाला। ठीक है, मोहने वाला। और ये क्या है आपका? चित्ताकर्षक। चित्त मतलब ध्यान को आकर्षित करने वाला, चित्त कहते हैं ध्यान को। आकर्षक मतलब ध्यान को आकर्षित करने वाला, ध्यान को खींचने वाला, उसको क्या कहेंगे? चित्ताकर्षक कहेंगे। मनोहर, ठीक है, मनोहर शब्द भी आपने यहाँ पर जो है वो पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? धनवान। धनवान वह व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन हो, वो क्या कहलाएगा आपका? धनवान। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? धनवान के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास क्या हो? कुछ भी ना हो, उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यून का विलोम है, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा आपका न्यून कोण। एक तो न्यून कोण होता है, इसके एक आपका क्या होता है? समकोण होता है, और एक होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, न्यून का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और अधिक का मतलब होता है बड़ा। यानी कि जो समकोण से छोटा हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो समकोण से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। यानी कि एकदम विपरीत हो जाएगा आपका न्यून के अधिक। ठीक है, जैसे न्यून कोण के विपरीत होता है आपका अधिक कोण, सेम यहाँ पर आपका न्यून का विलोम हो जाएगा आपका अधिक। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। न्यून का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन का विलोम क्या है? प्राचीन। प्राचीन मतलब कहते हैं आपका पुराना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? नया, या फिर जो नया आने वाला है। ठीक है, इसका मीन्स हो जाएगा आपका अर्वाचीन। ठीक है, मतलब जो नया नवाचार है, इसको नवाचार भी लिख सकता था वो। ठीक है, नवाचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण का विलोम शब्द क्या होता है? भूषण। भूषण मतलब क्या होता है? देखिए, आभूषण से आप ध्यान दीजिए। आभूषण, आभूषण पहनती हैं महिलाएं। आभूषण से का विलोम आप यहाँ पर देखिए, आभूषण से समझिए, इस पर उपसर्ग है इसमें, और भूषण क्या है? वो एक मूल शब्द है। ठीक है, भूषण का मतलब होता है एक अच्छी चीज़। आभूषण कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो सेम इसके विपरीत क्या हो जाएगा? दूषण। मतलब जो दूषण है बुरी चीज़ है। ठीक है, तो विलोम पूछा है आपसे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? जब दो व्यंजन मिलकर कोई संधि बनाते हैं, एक शब्द बनता है, तब उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए ज़रा, व्यंजन संधि किन किन में बन रही है? ठीक है, मैं कहूँगा कि आपका उल्लेख शब्द जो बन रहा है वो आपका व्यंजन से बन रहा है। कैसे बन रहा है आपका? ये ध्यान दीजिएगा। उल, इसमें आपका हलंत होगा, साथ में आपका शब्द बनेगा आपका लेख। ठीक है, उल्लेख। अब देखिए, ये भी आपका इसमें आ नहीं है, देखिए क्योंकि हलंत लग रहा है। यहाँ पर यदि आ होता तो आ प्लस ये क्या होता? ला होता। ठीक है, इसका कोई भी संधि नहीं बन पाता। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ दिया हुआ है आपका उल और लेख। तो ला क्या है आपका? व्यंजन है,
और इधर वाला ला क्या है, ये भी व्यंजन है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर बनाते हैं आपका व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। देखिए आपको इसमें से व्यंजन संधि का शब्द पहचानना है, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला भी क्वेश्चन किया था हमने। तो व्यंजन संधि का कौन सा इसमें शब्द है, सज्जन, दुर्जन, वेदांत या फिर गायक। ध्यान दीजिए, जब भी आपको व्यंजन संधि की बात हो जाएगी तो आपको जो बीच वाला शब्द है वो आपको आधा नज़र आएगा, ठीक है, वो आपको आधा शब्द होगा, ठीक है, या फिर उसमें क्या होगा, वो हलंत लगा हुआ होगा, ठीक, उसकी आवाज़ दे रही होगी आपकी कि हलंत लगी हुई वर्ड की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सज्जन, सज्जन की संधि विच्छेद यदि आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सद, सद माने क्या होता है, अच्छा, ठीक है, जन मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं हम, सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। तो सज्जन की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सद प्लस जन। अब यहाँ पर आप देखिए सद में आपका दा में क्या है, हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ नहीं होगा, तो एक दा क्या है, एक दा है आपका एक व्यंजन है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जा क्या है, ये भी एक व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि आपकी लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है, कौन सा शब्द है जो संधि पद नहीं है। चलिए, निराश्रय, मनस्ताप, नीलिमा या फिर मनोयोग। सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। निराश्रय, देखिए निह प्लस आश्रय, निह प्लस क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, तो भैया कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। हिंदी में 3 संधि होती हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई आपकी। तो भैया यहाँ देखिए आप विसर्ग संधि, स्वर संधि और क्या, व्यंजन संधि, 3 प्रकार की संधि होती हैं हिंदी में, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो रही है, तो भैया ये तो संधि वाला शब्द पद है, तो ये तो ऑप्शन राइट आंसर हो नहीं सकता। अब मनस्ताप, तो देखिए मनस्ताप, देखिए मना प्लस क्या है, ताप, मन प्लस ताप, तो देखिए यहाँ पर विसर्ग हटकर क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा, ठीक है, मनस्ताप। तो यहाँ पर भी क्या है आपका विसर्ग संधि है। नीलिमा, तो क्या आपको नीलिमा में कोई संधि नज़र आ रही है, नहीं, मुझे कोई नीलिमा में संधि नहीं नज़र आ रही, और ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा आपका, नीलिमा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखिए आप कहेंगे कि मनोयोग में सर कौन सी संधि है, तो देखिए मनोयोग को समझ लीजिए, मन प्लस योग, जो मन का योग है उसको क्या कहते हैं, मनोयोग। अब यहाँ पर आप देखिए विसर्गों को हटकर और या मिलकर एक प्रत्यय के साथ प्रयाण हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मनोयोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि है, इसमें जो मनोयोग है, निराश्रय और मनस्ताप, तीनों में क्या है आपकी विसर्ग संधि है, जबकि नीलिमा में आपकी कोई भी संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, मैंने आपको भी बताया था। तो देखिए उल्लास तो आपका है नहीं, क्योंकि उल्लास में कौन सी संधि है आपका, व्यंजन संधि है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि है आपका उल्लास में। आगे देखते हैं सरोज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सरोज इसके लिए, ठीक है। सरोज में क्या है आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है, सरोज में क्या है, विसर्ग संधि है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे, जब 2 स्वर मिलकर क्या बनाते हैं आपका एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो क्या होता है, वो स्वर संधि होती है, ठीक है, स्वर मिलते हैं दोनों उसमें। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद में स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं भू प्लस क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। देखिए ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पर एक शब्द है भू प्लस ऊर्ध्व। अब यहाँ पर देखिए पहले शब्द के अंतिम में क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, यानी कि ऊ आ रहा है, ठीक है, प्लस आपका जो पहला शब्द है, दूसरे शब्द का पहला जो अक्षर है वो क्या है आपका, वो भी ऊ है, तो क्या है, ऊ, ये भी स्वर है। तो ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे आपका, बड़ा ऊ बनाते हैं, और बड़ा ऊ जब बनता है तो क्या होती है, ये एक स्वर संधि होती है, ठीक है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या आपकी कितनी है, 11 है, ठीक है। लिखने के स्थान पर आपके कितने हैं, लिखने के स्थान पर 11 हैं, बोलने के स्थान पर 10 हैं, और कुल मिलाकर जो है वो 13 है मूल स्वरों की स्थिति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है। कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है, आंसर करेंगे सभी लोग यहाँ पर, गायन, पवन, गंगोदक या फिर पावक। अयादि संधि क्या होती है, एक प्रत्याहार के स्थान पर क्या होते हैं, यण होते हैं, ठीक है, यण संधि होती है वो। अयादि संधि इसमें से बताना है आपको, गायन, पवन, गंगोदक या फिर पावक। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला, गंगोदक, ठीक है।
गंगोदक आपका इसमें क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी इसमें गंगोदक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों इतना ही। आपके हमने 20 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं सामान्य हिंदी के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको यदि इसका डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं सारे पीडीएफ वहीं पर अपलोड करता हूँ, वहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक्स भी मिल जाएंगी जो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है।